चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इस लेक्चर में हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और मैं यहाँ जो क्वेश्चंस पिक करूँगा वो आपके परीक्षा सार से होंगे। कहाँ से होंगे? तो आपके परीक्षा सार में लगभग 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक। तो इन्हीं को हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर परीक्षा बोध वगैरह भी आप बना सकते हैं इनके अलावा जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर से एक बार रिमाइंड कराता चलूं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 यानी EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC करंट, इनके जो 4 मार्क के वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे पैराग्राफ वाले, वो ऑप्शन में रहेंगे, कोई एक आपको बनाना रहेगा, ठीक। चैप्टर 6 से ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे? तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था, है ना। EMF या एडी करंट, ये टॉपिक हो गए। एडी करंट वाला के डिलीट हो गया है, लेकिन यहां पर पूछा जा सकता है क्योंकि एडी करंट भी क्या चीज है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस हमको पढ़ने हैं। और दूसरा लेंजेस लॉ पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे फेवरेट वही है लेंजेस लॉ, जिससे हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF पता चलती है या करंट पता चलती है, ठीक। आप ये देखेंगे कि हमारा जो परीक्षा सार है, इन्होंने चैप्टर 6 के अंदर जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है उसमें कुछ क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर के डाले हुए हैं। और ट्रांसफार्मर कहाँ का टॉपिक है? चैप्टर 7 का। तो चैप्टर 7 के ट्रांसफार्मर को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसा यहाँ 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। शुरू करें। तो एक क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का। कितने का? एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। वो 2 नंबर का क्वेश्चन या तो चैप्टर 6 से होगा या चैप्टर 7 से होगा, याद रहेगा। और 2 आएंगे MCQ 6 और 7 मिला के। तो एक क्वेश्चन चैप्टर 6 से रहेगा, एक क्वेश्चन चैप्टर 7 से रहेगा MCQ की, ठीक। 2 नंबर का एक क्वेश्चन या तो चैप्टर 6 से रहेगा या चैप्टर 7 से। और 4 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो ऑप्शन में रहेंगे, चैप्टर 6 और 7 के कोई एक बनाना रहेगा। हो गया जी? स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम चैप्टर 4 पढ़ते हैं तभी हम ये बता देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में क्या है? कनेक्टेड है। याद है कहानी सुनाई थी, मैग्नीशिया नाम का गांव है, वहां पहाड़ है, वहां के पहाड़ मैग्नेट की तरह होते हैं, जूते को पकड़ लेते थे जिसमें नेल लगे होते थे, कील। और इलेक्ट्रिसिटी अलग डिपार्टमेंट था। लेकिन हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने जो गलती से एक्सपेरिमेंट किया, सर्किट को बार बार बंद चालू करके, और उनके टेबल में एक निडल रखी हुई थी, मैग्नेटिक निडल, उसका कांटा ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था। तो उससे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड का असर किसके साथ होता है, संबंध किसके साथ होता है? करंट के साथ। यानी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन मैग्नेटिज्म के साथ होता है। ये पहली लाइन समझ गए आप? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। अब आगे देखिए, इन 19th सेंचुरी हंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एंड एम्पियर, यानी ऑर्स्टेड ने और एम्पियर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट, साबित कर दिया लैब के अंदर, करंट फ्लोइंग कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर एक तार में हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाएं तो वो तार में फ्लो होने वाला करंट भी अपने चारों तरफ क्या बना सकता है? मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ दिस डिस्कवरी, और इस डिस्कवरी के कई साल बाद, माइकल फैराडे एंड हेनरी experimentally proved that if a magnet is moved around the coil, electric current is induced in it। यानी ऑर्स्टेड के और एम्पियर के एक्सपेरिमेंट के कई साल के बाद माइकल फैराडे ने और हेनरी ने, हेनरी पूरा नाम है उनका ना, हेनरी और माइकल फैराडे, इन्होंने लैब के अंदर प्रूव करके दिखा दिया कि अगर एक मैग्नेट को मूव कराएं हम कॉइल के चारों तरफ, if a magnet is moved around the coil, electric current is induced in it। एक कॉइल है, एक कॉइल के सामने अगर हम मैग्नेट को ऐसे मूव कराते हैं, ऐसे, ये कॉइल है, और कॉइल के सामने हम मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे मूव करते हैं, तो हम देखते हैं कॉइल में क्या पैदा हो गया? इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो गया। कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट अपने आप पैदा हो जाता है, उसमें कोई सोर्स हमने नहीं लगाया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो इस चैप्टर की शुरुआत में आपने पढ़ा, समझ आया? अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला सवाल, why is deflection seen in the galvanometer connected to a coil if a magnet is moved around it? देखिए ये कॉइल है और आप एक मैग्नेट को ऐसे आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो कॉइल के साथ जो गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जिसमें करंट का सेंसेशन होता है कि करंट है या नहीं, उसका कांटा काहे ऐसे हिलता है?
क्यों? क्योंकि जब आप मैग्नेट को मूव कराते हैं तो मैग्नेट से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सपोज अगर हम नॉर्थ पोल को आगे पीछे ले जा रहे हैं तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। जैसे आप मैग्नेट को आगे पीछे करते हो तो इस कॉइल के साथ लिंक होने वाले फ्लक्स की गिनती कम ज्यादा होती है, चेंज होता है फ्लक्स। और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाने के लिए, और अगर आपका सर्किट कंप्लीट है तो उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होता है। ये कौन सा फिनोमिना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई बात समझ में? सारा कुछ डिटेल से कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या है? फ्लक्स का चेंज होना दूसरे कॉइल के साथ। आपके मैग्नेट के मोशन से कॉइल के ऊपर लिंक होने वाला फ्लक्स क्या हो रहा है? चेंज। और उस चेंज को अपोज करने के लिए उसमें एक ईएमएफ पैदा हो रहा है और एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक, इंड्यूस करंट बोलते हैं। तो इसमें आंसर क्या बनाया है? पहला, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट। है ना सही बात? कि उस कॉइल के साथ मैग्नेट के मोशन से फ्लक्स चेंज हो रहा है और उस फ्लक्स चेंज को अपोज करने के लिए उस कॉइल ने क्या बना लिया है? इलेक्ट्रिक करंट बना लिया। कर लेंगे एक्सप्लेन पक्का। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर लूप बोथ आर मूव्ड विद द सेम वेलोसिटी इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली टू देयर प्लेन्स, फॉर विच लूप डू यू एक्सपेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट। फिर से, ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर लूप बोथ आर मूव्ड विद द सेम वेलोसिटी इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग नॉर्मली टू देयर प्लेन। ऐसे समझो, जैसे ये क्या है? मान लो रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे लूप, और ऐसे स्क्वायर शेप का भी एक लूप है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू नहीं बदल रही, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे मूव कराऊं या एक स्क्वायर कॉइल को ऐसे मूव कराऊं, मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ऐसे मैं मूव करा रहा हूं और 90 डिग्री से मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही है। एक बार ये रेक्टेंगल है और एक बार स्क्वायर है, रेक्टेंगल और स्क्वायर सेम इंटेंसिटी वाले मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव करा रहे हैं और इसके साथ फ्लक्स लिंक हो रहा है 90 डिग्री पर। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर लूप बोथ आर मूव्ड विद द सेम वेलोसिटी, दोनों को सेम स्पीड से चलाए। किसको किसको? स्क्वायर लूप को और रेक्टेंगुलर लूप को, यानी कॉइल को सेम स्पीड से मूव कराते हैं। कहां? इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और किस तरह है मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ? एक्टिंग नॉर्मली टू देयर प्लेन, यानी इस कॉइल के साथ कैसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन? परपेंडिकुलर लिंक हो रही है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है? फॉर विच लूप डू यू एक्सपेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट। किस लूप के साथ आप ये मानेंगे कि उसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा? किस लूप के साथ? तो आंसर क्या बनाया है? फॉर रेक्टेंगुलर लूप ईएमएफ रिमेन सेम एज फॉर दिस लूप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रिमेन सेम व्हेन इट इज मूव्ड आउट ऑफ अ फील्ड। क्या समझे? क्या समझे? फॉर विच लूप डू यू एक्सपेक्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट। उसमें जो ईएमएफ पैदा होगा वो ईएमएफ कांस्टेंट होगा। अच्छा, इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको हम घुमा रहे हैं। मूव करना मतलब जनरेटर के अंदर की बात हो रही है। एक कॉइल है, ऐसे इमेजिन करो इसको। जनरेटर के दोनों तरफ अंदर मैग्नेट लगा होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल हमने ऐसे घुमा दिया तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री लिंक हो रही है, इसके घूमने से फ्लक्स चेंज हो गया। फिर ये रेक्टेंगल ना होकर स्क्वायर है, मान लो स्क्वायर शेप का कॉइल हमने ऐसे घुमा दिया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक हो रही है। किसका दोनों में ईएमएफ इंड्यूस होगा? किसका ईएमएफ कांस्टेंट होगा? जिसका एरिया कांस्टेंट होगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? फ्लक्स का फॉर्मूला याद होगा, B × A × cos थीटा। तो फ्लक्स किसके बदलने से बदलता है? या तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बदल रही हो, तो उसने तो पहले ही बोल दिया वहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? कांस्टेंट। तो B नहीं बदल रहा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है phi = BA cos थीटा। तो B के बदलने से फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ बदलेगा। फैराडे का सेकंड लॉ है, E is proportionate to d∅dt माइनस d∅dt। याद आया? E = माइनस d∅dt है, यानी अगर फ्लक्स चेंज हो गया ईएमएफ चेंज हो जाएगा, और फ्लक्स नहीं चेंज हो रहा तो ईएमएफ नहीं चेंज होगा। तो हमसे ये पूछा है कि कौन से कॉइल के घूमने से उसमें जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ नहीं बदलेगा। तो इसका आंसर है ईएमएफ का कनेक्शन होता है फ्लक्स के साथ। जिसके केस में फ्लक्स बदल जाएगा उसका ईएमएफ बदल जाएगा, और जिस कॉइल के केस में फ्लक्स नहीं बदलेगा उसका ईएमएफ नहीं चेंज होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। आया समझ में? तो रेक्टेंगल कॉइल को घुमाने से उसमें फ्लक्स की वैल्यू कम ज्यादा होगी कि स्क्वायर कॉइल को घुमाने से फ्लक्स की वैल्यू कम ज्यादा होगी? अगर रेक्टेंगुलर शेप का कॉइल घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ने इंटेंसिटी नहीं चेंज हो रही, उसने पहले बोल दिया B वहां का कांस्टेंट है, और फ्लक्स के चेंज होने का गुंजाइश किसमें? थीटा से, थीटा। लेकिन थीटा को भी उसने 90 डिग्री कर दिया,
क्या मतलब है? अब आपको कॉइल ऐसे गोल गोल नहीं घुमानी है। कैसे घुमाना है? ऐसे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी एंगल बनाती रहे रेक्टेंगुलर कॉइल या स्क्वायर के साथ? 90 डिग्री। अब आपको गोल गोल नहीं घुमाना, गोल घुमाएंगे तो थीटा भी चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा। तो उसने थीटा को भी 90 डिग्री बोल दिया कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितने एंगल पर है? परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, तो थीटा भी 90 डिग्री हो गया। यानी अब कॉइल के चलने की गुंजाइश ऐसे हो गई ये। ठीक, तो बताइए किसका ईएमएफ कांस्टेंट हो जाएगा? आंसर है रेक्टेंगल का। क्यों? रेक्टेंगल का एरिया नहीं बदल रहा। स्क्वायर का एरिया बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? नहीं बदलेगा। बी कांस्टेंट है हर जगह, है ना? हाँ, वैसे टेक्निकली तो आप ठीक कह रही हैं कि स्क्वायर का एरिया भी नहीं बदलेगा। तो इसमें आंसर क्या बनाया? फॉर रेक्टेंगुलर लूप ईएमएफ रिमेन सेम एज फॉर दिस लूप, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया रिमेन सेम व्हेन इट इज मूव्ड आउट ऑफ द फील्ड। जब वो फील्ड के बाहर जाएगा तो उसमें एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्क्वायर के एरिया में चेंज आ जाएगा। स्क्वायर के एरिया में भी चेंज नहीं आएगा, लेकिन चूंकि रेक्टेंगल का एरिया बड़ा होता है स्क्वायर के एरिया से, तो जब आप इसको नजदीक ले जाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो फ्लक्स एरिया के साथ प्रॉपर लिंक होंगे। स्क्वायर का एरिया छोटा है, अगर आप इसको दूर ले जाएंगे फ्लक्स लिंक चेंज हो जाएगा, यानी फाई की वैल्यू बदल जाएगी। और रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए उसमें फ्लक्स लिंक होता रहेगा, इसलिए उसका ईएमएफ नहीं बदलेगा। बदलेगा देर से बदलेगा। नहीं समझे? इसको फील्ड से दूर ले जाने में रेक्टेंगल में बहुत दूर तक फ्लक्स लिंक रहेगा, तो ईएमएफ नहीं चेंज होगा। और स्क्वायर के एरिया छोटा होता है, उसको आप दूर लेके जाएंगे, फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ईएमएफ चेंज हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन टेक्निकली एरर है इसमें। आई बात समझ? ठीक, आगे बढ़े। इसका आंसर क्या मानेंगे हम? रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक, दूसरा इसका क्वेश्चन है लास्ट। व्हाट आर द मेन डिस्कवरीज ऑफ माइकल फैराडे एंड हेनरी? माइकल फैराडे ने कौन सी डिस्कवरी की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों लॉ बनाए। और हेनरी ने, वो आपने उसमें लास्ट में पढ़ा है, सेल्फ इंडक्शन का फिनोमिना दिया था हेनरी ने। तो माइकल फैराडे का क्रेडिट कहां जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिस्कवरी में, और हेनरी का सेल्फ इंडक्शन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार। अजय एंड हिज फ्रेंड्स वेंट फॉर ए वॉक। अजय और उसके दोस्त घूमने के लिए निकले, पैदल चलने के लिए, पदयात्रा करने। There they saw metallic chains attached to a truck carrying some explosive material and touching the ground. वहां उन्होंने ये देखा कि एक ट्रक जा रहा है, ट्रक के पीछे एक चैन लटकी हुई है, और वो चैन कहां टच हो रही है? ग्राउंड में, जमीन में। आपने देखा है ट्रक को चलते हुए, उसका जो पीछे बांधने के लिए रहता है चैन, लोहे का चैन रहता है, वो चैन कभी कभी लटका रहता है जमीन में, और जब ट्रक चलेगी वो लोहे का चैन जमीन से अगर रगड़ खाएगा तो उसमें चिंगारी निकलती है। देखे हैं कभी ट्रैक्टर में देखे होंगे, वो लोड होके जाता है, रॉड लोड करके नहीं जाते, तो जमीन में टच रहता है, जब वो चलता है तो चिंगारी निकलती है। तो बस इसी प्रकार से अगर एक मेटल की रॉड जमीन से टकरा रही है और ट्रक चल रहा है, तो जब घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, हीट निकलेगी, गर्म होगा। समझ में आ गया? तो उन्होंने देखा एक ट्रक जा रहा है, उसके पीछे एक चैन लटका हुआ जो जमीन से घसीट रहा है। ठीक, आगे देखिए। इट वॉज ऑल्सो रिटन ऑन द ट्रक। दूसरी चीज क्या देखी? ट्रक पर कुछ लिखा हुआ था। क्या? बी अवेयर हाईली इनफ्लेमेबल, यानी सावधान, ज्वलनशील पदार्थ इसमें भरी हुई है। आपके यहाँ जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां आती है उसमें लिखा रहता है बड़े बड़े शब्दों में, बी अवेयर हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल, सावधान हो जाओ, इसके अंदर जलने वाले पदार्थ मौजूद हैं, ज्वलनशील पदार्थ। हाईली इनफ्लेमेबल का मतलब क्या है? ज्वलनशील पदार्थ मौजूद है, लिखा रहता है उसमें साफ साफ। तो ये ट्रक में छपा हुआ था। अजय एक्सप्लेन टू हिज फ्रेंड, अजय अपने दोस्त को समझाता है, दैट ड्यूरिंग मोशन ऑफ ट्रक, जब ट्रक चलता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द अर्थ आर कट बाय इट्स एक्सल। तो अर्थ से निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो ट्रक के एक्सल से कटती हैं। एंड ड्यू टू दिस सम ईएमएफ विल बी इंड्यूस अक्रॉस इट्स एंड। तो एक्सल के दोनों एंड में एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, इमोशनल ईएमएफ का टॉपिक आ गया। ठीक, दिस इंड्यूस चार्ज इज डिस्चार्ज टू द अर्थ थ्रू मेटालिक चैन एंड एक्सप्लोजिव मटेरियल्स आर सेफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, कोई इसमें कोई चमत्कार नहीं है। ठीक है, ये ट्रक का एक्सल है, मान लो ये एक चक्का है ट्रक का, ये दूसरा, ट्रक ऐसे चल रहा है। व्हील को बैलेंस करने के लिए नीचे डंडा नहीं लगा था, लोहे का रॉड। ट्रक के दोनों चक्के के बीच में लोहे का रॉड नहीं होता, रॉड के एक कोने में एक चक्का रहता है, दूसरी तरफ दूसरा चक्का। देखे हो, इस चक्के को बोलते हैं एक्सल। क्या बोलते हैं? चक्का नहीं, ये रॉड जो होता है, रॉड को क्या बोलते हैं? एक्सल।
समझ आया? ऐसे 2 ठो एक्सल रहता है, 2 चक्के इसमें लग गए, 2 चक्के पीछे लग गए, और ज्यादा चक्किया है तो और ये एक्सल लगता जाएगा, एक्सल में ही चक्का फिट होता है इधर उधर, और ट्रक ऐसे चल रहा है। आपको पता है हमारी अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, पढ़ा हमने, और अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, से बाहर निकलती है। तो इमेजिन करो ऐसे भाजी जैसे अर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकली है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और जब ये ट्रक ऐसे चलेगा तो इसके एक्सल को देखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अर्थ से निकली बाहर, और जब ये ऐसे चलेगा तो ये चाकू है और ये भाजी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भाजी हो गई और आपका ये चाकू, ये चाकू जब ऐसे चलेगा तो ये भाजी कटेगी कि नहीं कटेगी? कट गई, फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कटना फ्लक्स का चेंज होना है। किसने चेंज किया? इस एक्सल ने। तो जिससे फ्लक्स चेंज होता है उसमें एक ईएमएफ पैदा हो जाता है, दोनों एंड में पैदा हो गया। अब अगर इसका सर्किट कंप्लीट हो गया तो इस ईएमएफ के कारण इसमें करंट फ्लो होने लग जाएगी, और करंट फ्लो होगी, मेटल है रास्ते में, एडी करंट पैदा होगा, और एडी करंट से हीट पैदा होती है, और उसके अंदर भरा हुआ है पेट्रोल। समझ आया? पूरी बॉडी उसकी लोहे की रहती है ना। जिस गाड़ी में डीजल पेट्रोल आता है वो गाड़ी प्लास्टिक की कंटेनर होती है कि लोहे की कंटेनर होती है? लोहा। अब लोहे में जब ये एक्सल ने मैग्नेटिक फील्ड को काटा तो एक्सल में क्या पैदा हो गया? ईएमएफ। और अगर इसकी सर्किट कंप्लीट हो गई गलती से तो ईएमएफ के कारण क्या फ्लो हो जाएगा? करंट। अब जाहिर सी बात है ये लोहा है और पूरा ट्रक लोहे का बना हुआ है, तो कनेक्शन तो है, तो करंट तो फ्लो होगा, और ऊपर का कंटेनर लोहे का बना हुआ है। लोहे में जब करंट फ्लो होता है तो ऐसे गोल गोल एडी करंट बनती है। पतली तार में करंट फ्लो होता है तो एडी करंट नहीं बनता, लेकिन मेटल में जिसमें एरिया है, सरफेस एरिया, उसमें करंट फ्लो होगा तो क्या बनेगा? एडी करंट। एडी करंट बनेगा तो उसमें हीट पैदा हो जाएगी, और हीट पैदा होगी तो आग लग जाएगी। तो हम नहीं चाहते कि आग लगे, इसीलिए ट्रक के पीछे क्या लटका होता है? चैन। कि गलती से अगर इसका सर्किट कंप्लीट हो और ईएमएफ के कारण अगर करंट फ्लो होने लग जाए तो करंट कहां चली जाए? चैन के थ्रू अर्थ में चली जाए, ताकि उसमें जो हाईली इनफ्लेमेबल मटेरियल लोड है वो सुरक्षित रहे, उसमें आग न लगे। आया समझ में कि नहीं आया? इसीलिए जब वो ट्रक चलते हैं तो उनके चैन जमीन से टकराते रहते हैं, ताकि वो ट्रक अगर चार्ज हो रहा है यानी उसमें ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो अगर करंट भी फ्लो होता है तो करंट चैन के थ्रू कहां चला जाएगा? ग्राउंड में, और वो ट्रक न्यूट्रल रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई शॉक लगने का खतरा नहीं रहेगा। आगे बात समझे या नहीं समझे? ठीक। अब इसका प्रश्न सुनिए। क्वेश्चन क्या है? राइट द वैल्यू डिस्प्ले बाय अजय। ये तो गोल्डन लाइन है तो सब में आएगा। अजय के अंदर आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी दिखती, कौन कौन सा गुण दिखता है? तो क्या क्या दिखता है? प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस, नॉलेज लविंग, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासु, तो सारे अच्छे अच्छे शब्द जो हैं वो आप इनके साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है? नॉलेज शेयरिंग पर्सन, प्रेजेंस ऑफ माइंड, अवेयरनेस, क्यूरियस, काइंडनेस टू नो एनीथिंग, ईगर टू नो एनीथिंग। याद आया? ठीक। दूसरा सवाल, व्हेन डज एन इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस? बताइए ईएमएफ कब पैदा होता है किसी चीज में? When there is change in the magnetic flux linked to that coil या linked to that material, then always an EMF is induced in that coil. समझ में आ गया? जब भी किसी मटेरियल के साथ फ्लक्स लिंक होके चेंज होगा उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा, बन जाएगा। आंसर क्या बनाया है? An induced EMF is produced when magnetic flux associated with the conductor changes. कंडक्टर के साथ लिंक होने वाला फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उस कंडक्टर में क्या पैदा हो जाएगा? ईएमएफ पैदा हो जाएगा, बन जाएगा। तीसरा सवाल, नेम एंड स्टेट द लॉ विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। उस लॉ का नाम बताओ और उसका स्टेटमेंट बताओ जिससे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता की जाती है। लेंजस लॉ। तो ये तो नाम हो गया लेंजस लॉ। अब उसका डेफिनेशन भी पूछा आपसे, तो लेंजस लॉ कैसे बताता है? अकॉर्डिंग टू लेंजस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच एज रिक्वायर्ड टू अपोज द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नहीं समझे? लेंजस लॉ के हिसाब से इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो होती है जैसा जरूरत होता है फ्लक्स को अपोज करने के लिए। बस सिंपल सा आंसर है। इसमें क्या बनाया है? एज पर दिस लॉ द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स ओन बर्थ। ठीक है? जिसके कारण से फ्लक्स चेंज हो रहा है, जिससे फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण को अपोज करता है ये। आप ऐसा भी लिख सकते हो जैसा मैंने बोला, वैसे भी लिख सकते हैं। हो गया जी, खत्म। आगे बढ़े, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, राम इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन अ विलेज स्कूल। वैसे राम को 12वीं का विद्यार्थी होना चाहिए, 10वीं का नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो हम 12वीं का विद्यार्थी मानेंगे इसको, क्योंकि हम 12वीं पढ़ रहे हैं, है ना जी। His uncle gifted him a bicycle with a dynamo fitted in it. राम के अंकल ने राम को क्या गिफ्ट किया है? एक साइकिल जिसमें क्या लगा हुआ है? डायनामो। कभी देखे हो साइकिल में डायनामो लगता हुआ?
गांव देहात के लोग आज भी साइकिल के आगे टॉर्च लगाए रहते हैं, इतना बड़ा सा ऐसे दिखता है हेडलाइट जैसे, लेकिन उसमें साइकिल में कोई बैटरी नहीं लगी होती उसको चलाने के लिए। जहां साइकिल का चक्का घूमता है, जैसे ब्रेक नहीं होता साइकिल के चक्का को पकड़ने के लिए, वैसे ब्रेक की तरह एक छोटा सा मशीन आता है डायनामो, वो लगा होता है और वो चक्के के साथ ऐसे सेट रहता है। यानी जैसे जैसे चक्का चलेगा तो वो चक्के को पकड़ा रहता है, चक्का घूमेगा तो वो भी अंदर उसका कॉइल घूमता है डायनामो के अंदर, और कॉइल वो जनरेटर ही है छोटा सा, डायनामो जनरेटर को बोलते हैं। तो छोटा सा जनरेटर साइकिल के चक्के में लगा होता है या जहां पैडल मारते हैं वहां लगा होता है। यूजुअली वो चक्के में फिट करते हैं ताकि जब चक्का घूमे तो चक्के के साथ साथ डायनामो का भी कॉइल घूमने लग जाए। आई बात समझ में? उसका आर्मेचर घूमे, उसका कॉइल घूमे। डायनामो जनरेटर का टॉपिक आ गया, याद रखिएगा। तो गांव देहात में आज भी लोग साइकिल जो यूज करते हैं उसमें हेडलाइट लगाए रहते हैं साइकिल में, और वो कनेक्शन कहां से होता है उसका? डायरेक्ट जनरेटर से। यानी जब आप पैडल मारेंगे साइकिल चलेगी तो लाइट जलेगी, और जब साइकिल नहीं चलेगी जनरेटर नहीं चलेगा, लाइट आपकी बंद रहेगी। ठीक, तो ये मैंने देखा हुआ है, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा। कभी गाँव जाइए तो देखिए, आओ कभी हमारे गाँव में, वहाँ दिखाएंगे। ठीक है यहीं आसपास, नाम नहीं बता सकते। ठीक, चलो जी आगे बढ़े। ओके, ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू गेट इट। साइकिल की खुशी में बड़ा एक्साइटेड हो गया बंदा कि उसको भाई गिफ्ट मिल गई। ठीक, अब आगे देखिए। वाइल साइकिलिंग ड्यूरिंग नाइट, अचानक साइकिल चलाते हुए रात में, ही कुड लाइट द बल्ब एंड सी ऑब्जेक्ट ऑन द रोड। उसके साइकिल से लाइट जलने लगी, बल्ब जलने लग गया, उससे लाइट निकलने लगी और रोड दिखने लग गया रात में। अब डायनेमो लगा है, जाहिर सी बात है स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब तो जलेगा और सामने लाइट दिखेगी। ठीक, ही हाउएवर डिड नॉट नो हाउ दिस डिवाइस वर्क, लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि ये कैसे जल रहा है, ये डिवाइस कैसे काम कर रही है, डायनेमो और लाइट। ठीक, नहीं समझ आया। ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिज टीचर, तो राम ने अपने टीचर से ये सवाल पूछ लिया। The teacher considered it an opportunity to explain the working to the whole class. शिक्षक ने ये समझा कि बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सभी बच्चों को समझाना चाहिए। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो टीचर ने पूरी क्लास को समझाया इसका कॉन्सेप्ट, डायनामो का, जनरेटर का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक लेक्चर्स में। ठीक है, सवाल देखिए क्या है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ अ डायनामो। मैंने पहले ही बताया था चैप्टर 7 के जब ये लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे थे उस समय, कि आपको जो वैल्यू बेस्ड के क्वेश्चन दिखेंगे, उस वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको एक कहानी सुनाई जाती है। ठीक है, और कहानी में छोटे छोटे क्लू छोड़े जाते हैं। उस क्लू की हेल्प से आप पकड़ते हैं कि ये किस टॉपिक के तरफ आपको लेके जा रहा है, टॉपिक। और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो उस टॉपिक से पूछे जाते हैं, पैराग्राफ से नहीं पूछे जाते। ये इंग्लिश नहीं है कि अनसीन पैसेज में आपको सारे आंसर मिल जाएंगे, इसके पैराग्राफ में आंसर मिल जाएंगे। ये फिजिक्स है। तो फिजिक्स में आपको कहानी सुना के कहां पहुंचा दिया जाएगा? क्लू दे करके कॉन्सेप्ट की तरफ। और क्वेश्चन कहां से होंगे? कॉन्सेप्ट से, पैराग्राफ से नहीं होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, स्टेट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ए डायनामो। ठीक है, डायनामो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और कैसे वर्क करता है? वर्किंग और प्रिंसिपल दोनों पूछ लिया। तो डायनामो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना पर, प्रिंसिपल पर वर्क करता है। और वर्किंग क्या है उसकी? वर्किंग पूछ रहा है, वो नहीं पूछ रहा है कि वो है क्या डायनामो, क्या करता क्या है। वर्किंग क्या है? जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड ना, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल घूमेगा तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और हम उस ईएमएफ को बाहर सर्किट कंप्लीट करके ले आ जाएंगे, वही करंट है। समझ आई बात? तो इसमें क्या आंसर बनाया है? डिवाइस का नाम क्या लिखा है? डायनामो। और इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ठीक है, आंसर इन्होंने सुटेबल बनाया है। वर्किंग ऑफ डायनामो में हालांकि आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपको उसकी वर्किंग बतानी चाहिए कि वो गोल घूमता है, फ्लक्स चेंज होता है उस पर, इसलिए उस पर ईएमएफ पैदा होता है और करंट पैदा होता है, ये लिखना चाहिए। हालांकि ये भी चलेगा, कोई उसमें वो नहीं है खराबी। तो डायनामो इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गोल घुमाने वाली एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी होगी, चाहे पानी गिरा के गोल घुमाओ डायनामो को, चाहे साइकिल का चक्का घुमा करके। तो चक्का चलाने के लिए पैडल मारना पड़ता है, और पैडल क्या है? मैकेनिकल वर्क। तो मैकेनिकल वर्क में मैकेनिकल एनर्जी लगती है। तो आपकी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? लाइट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, बल्ब की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अगला सवाल क्या है? राइट टू वैल्यू ईच डिस्प्ले बाय राम एंड हिज टीचर। राम के अंदर और उसके टीचर के अंदर आपको कौन सा गुण दिखता है? ये तो गोल्डन लाइन है, सब में आप कॉपी पेस्ट करेंगे जैसा आपने चैप्टर 7 में बना लिया है ना। तो वैल्यू ऑफ राम
वही अवेयरनेस, क्यूरियस, ईगर टू नॉलेज, ईगर टू नो एनीथिंग, और क्यूरियस और हेल्पिंग नेचर, और क्या बना इन्होंने, इंटेलिजेंट, ईगर टू नो थिंग्स लिखा इनमें। टीचर के अंदर क्या गुण आपको दिख रहे हैं, सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़, हेल्पफुल नेचर, कमांड ओवर द सब्जेक्ट, डीप नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, हेल्पिंग नेचर, और हाँ, थिंग्स अबाउट वेलफेयर ऑफ देयर स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट, यानी अपने बच्चों के भविष्य के भले के लिए सोच के बताना कोई भी चीज, है ना जी। ठीक, अगले सवाल पे चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। उमेश वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, स्टूडेंट 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है। ये कौन, उमेश 12वीं कक्षा का विद्यार्थी है। वन डे ही एंड हिज फ्रेंड्स वेंट टू विजिट अ साइंस सेंटर, एक दिन उमेश और उसके दोस्त कहाँ चले गए, साइंस सेंटर विजिट करने चले गए। साइंस सेंटर का मतलब होता है वहां एग्जीबिशन टाइप की चीजें रखी होती हैं देखने के लिए, प्रोटोटाइप, एग्जीबिशन जैसी चीजें, ठीक है। अब देखना, देयर ही सॉ अ मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, क्या समझे आप, वहां उन्होंने क्या देखा, एक मैग्नेट लटका हुआ है, धागे से बंधा हुआ एक मैग्नेट लटका हुआ है, ठीक। देयर ही सॉ ए मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट, ऊपर से एक धागे में एक मैग्नेट लटका हुआ ऐसे चल रहा है, मैग्नेट लटक रहा है। सस्पेंडेड का मतलब होता है ऐसे फ्रीली लटकना, ठीक। चुंबक लटका हुआ है, ऐसे लटक के घूम रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक। ही ऑल्सो नोटिस दैट ऑसिलेशन ऑफ मैग्नेट स्टॉप्ड व्हेन ए मेटालिक प्लेट वाज ब्राउट बिलो इट, क्या समझे, जैसे ये मैग्नेट है, ऊपर इसको लटका दिया ऐसे, अब ये मैग्नेट ऐसे झूल रहा है, क्या हो रहा है ऐसे, अचानक से अगर मैं एक मेटल का प्लेट इस झूलते हुए मैग्नेट के नीचे रख दूं, मेटल का प्लेट झूलते हुए मैग्नेट के नीचे रख देता हूं, तो मैग्नेट का जो झूलना है वो बंद हो जाता है, रुक जाता है मेटल की प्लेट रखने से। आया समझ में, झूल कौन रहा है, मैग्नेट, और एक मेटल का प्लेट अगर मैं मैग्नेट के नीचे रख देता हूं तो इसका झूलना ये बंद हो जाता है। आपको लगता है मैग्नेट अट्रैक्ट कर लेता है इसको, ऐसा नहीं है, ठीक, क्वेश्चन समझिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है, ही हाउएवर डिड नॉट नो द कॉज ऑफ दिस फिनोमिना, उसको ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, मेटल की प्लेट मैग्नेट के नीचे रखने से मैग्नेट का घूमना क्यों बंद हो गया, ठीक। ही ऑल्सो हैड डिस्कशन विथ हिज फ्रेंड वेदर एन ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक प्लेट वुड स्टॉप और नॉट इफ ए मैग्नेट वॉज ब्राउट बिलो इट, तो उसको ये फिनोमिना तो समझ में आया नहीं, तो उसने अपने दोस्तों से ये चर्चा किया कि देखो अभी कौन लटक रहा है, मैग्नेट, और हम नीचे क्या रख रहे हैं, मेटल की प्लेट, तो मैग्नेट का चलना बंद हो जाता है, रुक जाता है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए, यानी मैग्नेट को रख दे नीचे और मेटल की प्लेट को झुलाएं, किसको झुलाएं, मेटल की प्लेट को ऑसिलेट कराएं और नीचे मैग्नेट रखें, तो क्या तो भी ये मेटल का प्लेट ऑसिलेट करते करते रुक जाएगा, समझ आया। अभी शुरू में कौन लटक रहा था, मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, मेटल की प्लेट नीचे रखे मैग्नेट रुक गया, तो क्या इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हम मेटल की प्लेट को ऑसिलेट कराएं और नीचे मैग्नेट रख दें, तो क्या वो मेटल का प्लेट जो ऑसिलेट कर रहा है वो रुक जाएगा, वाइस वर्सा नहीं होगा, उल्टा सीधा एक समान, ठीक। तो ये अपने दोस्तों से उसने ये डिस्कस किया, ठीक है। आगे क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट डे इन स्कूल ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू हिज साइंस टीचर, जब जवाब नहीं मिला होगा तो अगले दिन उसने अपने साइंस टीचर से सवाल पूछ लिया विद्यालय में जाके, ठीक। द टीचर थॉट इट टू बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन टू उमेश, टीचर ने फिर क्या सोचा, टीचर बार बार यही सोचता है, टीचर के साथ मजबूरी यही है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए सबको समझाया जाए, है ना, टीचर के साथ मजबूरी यही होती है जी, है ना, ठीक। ओके, टीचर ने उमेश को समझाया इसका कारण, सो ही वॉज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू नो द आंसर, वो बड़ा खुश हुआ जब उसको आंसर पता चला और सेटिस्फाइड भी हो गया। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि ये किस टॉपिक की तरफ इशारा कर गया पैराग्राफ, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, आंसर है ये एडी करंट का टॉपिक है जो अब डिलीट हो चुका है, हालांकि एडी करंट खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का टॉपिक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, टॉपिक कौन सा है, एडी करंट, भंवर धाराएं जो अब डिलीट है, ठीक है। अब देखिए सवाल क्या है, हालांकि 2025 में आ चुका है क्वेश्चन, आपको दिख रहा है 19 में, 23 में, 25 में बार बार पूछा है। सवाल देखिए क्या है, व्हाई डस ऑसिलेशन ऑफ अ मैग्नेट स्टॉप व्हेन अ मेटालिक प्लेट इज पुट बिलो इट, मैग्नेट का ऑसिलेशन क्यों बंद हो गया जब हमने उसके पीछे मैग्नेट की प्लेट, मेटल की प्लेट रख दी, ठीक है, समझ गए। इसका आंसर सुनिए, आंसर समझिए।
क्यों बंद हो जाएगा? मैग्नेट का ऑसिलेशन हमको लगता है अट्रैक्ट करने लगता है। हम मेटल की प्लेट को पकड़े हैं, चुंबक अट्रैक्ट कर रहा है, तो चुंबक जा ही नहीं पा रहे क्योंकि हम प्लेट को पकड़े हैं। यही सोच रहे हो ना, चुंबक अट्रैक्शन के कारण आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, रुक गया। ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है, चुंबक से लगातार क्या निकलती रहती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? अब हमने मेटल प्लेट ऐसे नीचे रखा है, ध्यान से समझना। ये क्या है? ये क्या है? ये मेटल प्लेट ऐसे रखी हुई है और ऐसे ऊपर चुंबक है। जब चुंबक ऐसे आएगा तो ध्यान देना, चुंबक उधर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नीचे है, नीचे जा रहा है, मान लो ऐसे लटका है, नॉर्थ पोल से नीचे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो जब चुंबक इसके ऊपर आएगा, ध्यान देना, जैसे ऊपर आया एक लाइन लिंक हुई और आगे बढ़ा, 2 लाइन लिंक हुई और चुंबक आगे बढ़ा, 10 लाइन लिंक हुई और चुंबक आगे बढ़ा, 100 लाइन लिंक हुई इसके साथ। इमेजिन हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये देख, ये चुंबक है, ये ऐसे आ रहा है, चुंबक है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, क्या है ये? तो नॉर्थ पोल से पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नीचे जा रही है। ऐसे मान लो टॉर्च जला दिया, टॉर्च की रोशनी नीचे जा रही है, क्या इस प्लेट पर कोई टॉर्च की रोशनी पड़ रही है? लेकिन जैसे ये झूलता हुआ टॉर्च इसके ऊपर आएगा तो टॉर्च की रोशनी पड़ी, फुल पड़ेगी, पहले थोड़ी सी पड़ेगी, पहले थोड़ी सी, फिर जैसे ही ऊपर आएगा ज्यादा ज्यादा फुल हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेगा टॉर्च की रोशनी कम हो रही, कम हो रही, कम होगी, जीरो हो गई टॉर्च की रोशनी। टॉर्च की रोशनी को मान लो ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबक से निकलने वाली। जब ये ऐसे आएगा, एक लाइन लिंक हुई प्लेट के साथ, आगे बढ़ा, 10 लाइन लिंक हुई, बीच में आ गया 100 लाइन लिंक हो गई। अब आगे बढ़ा, 90 लाइन लिंक हुई और आगे बढ़ा, 10 लाइन लिंक हुई और आगे चला गया, 0 लाइन लिंक हुई। तो जब ये ऐसे झूलता है मैग्नेट, तो इस मेटल की प्लेट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? चेंज। क्योंकि पहले एक लाइन आती है, फिर 10 आती है, फिर 100 आती है, फिर 90, 80, 70, यानी चेंज होती है मैग्नेट के चलने के कारण। और कोई भी चीज जिसके ऊपर फ्लक्स लिंक होकर के चेंज हो, वो क्या करता है? उसको अपोज करने का तरीका क्या है? उल्टी दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बनाओ। तो इधर से आने वाले फ्लक्स को अगर कैंसिल करना है तो मुझे इस दिशा में फ्लक्स चाहिए। अब इस दिशा में फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स कैसे बनता है? करंट से। और ये तो मेटल है, तार नहीं है, नहीं समझे? ये मेटल है और उल्टी दिशा में इसको फ्लक्स बनाना है कि इधर से फ्लक्स आकर के इसमें लिंक होकर चेंज होगा। तो उसको काउंटर करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बनाना है। तो अपोजिट दिशा में फ्लक्स बनाने के लिए करंट चाहिए। कैसे करंट चाहिए? ऐसे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर मुझे ऐसा चाहिए तो। पढ़ चुके हैं लेंजस लॉ में, तो समझ में आना चाहिए। तो उल्टी दिशा में हमको फ्लक्स बनाना है, इसका मतलब इसमें करंट ऐसे चाहिए, ऐसे। राइट हैंड कर्ल रूल से नहीं बताते डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है तो कर्लिंग फिंगर करंट की दिशा देंगे। आया समझ कि नहीं आया? तो ये ऐसे हाथ फिराइए, करंट ऐसी बननी चाहिए। लेकिन ये मेटल की प्लेट है, तो ये क्या बोलती है? इसके अंदर बहुत सारे फ्री चार्जेस होते हैं, दौड़ो सब चार्ज, सब इलेक्ट्रॉन को जमा करता है, दौड़ाता है गोल गोल। और जब मेटल की प्लेट में गोल गोल करंट दौड़ने लगता है, जिसको बोलते हैं एडी करंट। क्या बोलते हैं? तो ये एडी करंट बना करके उल्टी दिशा में फ्लक्स बनाता है, जो आने वाले फ्लक्स को क्या करता है? कैंसिल करता है। अब कैंसिल करने का तरीका क्या है? देखो, हम चाहते हैं इसमें फ्लक्स चेंज ही ना हो। फ्लक्स किसके कारण चेंज होता है? इसके आ जाने के कारण, मैग्नेट के झूलने के कारण। तो इंड्यूस ईएमएफ जो पैदा होता है फ्लक्स को अपोज करने के लिए, वो करता क्या है? किसको अपोज करता है? आंसर है उस कारण को अपोज करता है जिसके कारण फ्लक्स चेंज होता है। तो कौन है वो कारण जिसके कारण इसके ऊपर फ्लक्स चेंज होगा? आंसर है मैग्नेट का चलना, मोशन। अगर मैग्नेट चल ही ना करे तो इसमें फ्लक्स चेंज ही नहीं होगा। तो अपोज किसको करना है? कारण को। कारण कौन है? मैग्नेट कि मैग्नेट का मोशन? तो मोशन को रोक दो, मोशन बंद हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, इसलिए इसका झूलना बंद हो जाता है ताकि इसके ऊपर फ्लक्स चेंज ना हो। आ गया समझ में? ये कारण बिल्कुल नहीं है कि अट्रैक्शन के कारण ये उसको रोक लेता, आगे नहीं बढ़ पाता। कारण क्या है? इसमें क्या पैदा हो जाता है? ईएमएफ, क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज होने वाला है। फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ईएमएफ उसको उल्टी दिशा में फ्लक्स बनाएगा और फ्लक्स बना के क्या करेगा? आने वाले फ्लक्स चेंज को काउंटर करेगा। लेकिन एक्चुअली जो ईएमएफ पैदा होता है वो अपोज किसको करता है? कारण को, जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। और कारण कौन है फ्लक्स चेंज का? मैग्नेट का मोशन। मैग्नेट नहीं है जी, मैग्नेट का मोशन है, क्योंकि मोशन होगा तो फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो मोशन को रोक दो, चलने न दो, इसको ना चलेगा ना फ्लक्स चेंज होगा, इसलिए इसका मोशन रुक जाता है। आ गया समझ में? तो हु इज द कारण? मोशन ऑफ द मैग्नेट इज द कारण। ठीक है? नहीं आया मजा? आया? इसमें आंसर देखिए क्या बनाया है। Why does oscillation of a magnet stop when a metallic plate is put below it? तो आंसर क्या है? Eddy current produced in the metallic plate opposes the oscillation of magnet, hence it stop oscillating। बन जाएगा, आर्गुमेंट वही है। दूसरा क्वेश्चन,
राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ करंट इंड्यूस इन द मेटालिक प्लेट। मेटल की प्लेट में जो करंट पैदा हुई है जिसको क्या बोलते हैं, एडी करंट, उसकी कोई दो विशेषता बताइए, दो प्रॉपर्टी बताइए। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है करंट अगर मेटल में पैदा होगी हीट पैदा हो जाएगा, क्योंकि मेटल में रेजिस्टेंस होता है। एडी करंट किसी मेटल में पैदा हुई उसमें क्या पैदा होगा, हीट, और हीट बन के वो लॉस हो जाएगा, करंट उड़ जाएगा, रेडिएट हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडी करंट से क्या पैदा होती है, हीट। और क्या पूछा है इसमें, हाउ कैन दिस करंट बी रिड्यूस, इस करंट को कम करने के लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस बढ़ा देना है। रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो जाता है, तो मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए। ऐसा मेटल यूज करिए जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें एडी करंट कम बनेगी। ठीक, ट्रांसफार्मर में आपने पढ़ा है ई शेप का जो स्टेपल बनाते हैं ट्रांसफार्मर का और उसको वार्निश में डिप करते हैं, वो सब एडी करंट रिड्यूस करने के लिए होता है। ई शेप का क्यों बनाते हैं, ताकि लेंथ लंबी हो जाए करंट की, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, प्लस वार्निश भी रेजिस्टेंस दे देता है, तो इससे एडी करंट कम हो जाती है। तो आंसर क्या बना इन्होंने, दिस करंट इज जस्ट लाइक रिपल्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर। एडी करंट जो होती है वो कैसे होती है, जैसे पानी में ऐसे गोल 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 भंवर धाराएं नहीं बनती, भंवर बनता है पानी में, तो वो एडी करंट का डेफिनेशन बता रहा है, को कैसे दिखती है, रिपल प्रोड्यूस इन वाटर। रिपल मतलब क्या होता है, भंवर। क्या होता है, जैसे नदी में पानी बवंडर नहीं बनता, भंवर, तो एडी करंट वैसे ही मेटल में पैदा होती है। आई बात समझ। तो ये प्रॉपर्टी के नाम पे बता रहा है, हालांकि ये सब प्रॉपर्टी नहीं है, सब झूठ मूठ है, इस तरह नहीं बताना चाहिए, बच्चों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। प्रॉपर्टी पूछ रहा है और ये क्या बता रहा है कि एडी करंट दिखती कैसे है, गुण थोड़ी ना है ये उसकी। गुण में क्या आएगा कि वो हीटिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है, आई बात समझ, मैग्नेटिज्म पैदा कर सकता है, ये सारी चीज उसकी प्रॉपर्टी है। तो आप लिख लीजिएगा जो आपको समझ में आए। आगे बढ़े, बढ़े आगे, ठीक है, ठीक। दूसरा सवाल इसमें क्या पूछा गया था, हाउ कैन दिस करंट बी रिड्यूस, तो आंसर है रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, करंट कम हो जाएगा। तो उसने लिखा है द वैल्यू ऑफ दिस करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक प्लेट, इफ रेजिस्टेंस इज मोर करंट विल बी लेस। समझ आया, बन जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देने से करंट कम हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, राइट टू यूजेस एंड टू डिसएडवांटेज ऑफ करंट प्रोड्यूस इन द मेटल। मेटल की प्लेट में जो करंट पैदा हुआ है यानी एडी करंट, उसके दो डिसएडवांटेज बताओ और दो यूज बताओ। डिसएडवांटेज क्या है, यूज नीचे लिखा है ना यहाँ पर। अच्छा मैंने चौथा क्वेश्चन पढ़ लिया ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, राइट टू वैल्यू डिस्प्ले बाय उमेश एंड हिज टीचर, वो तो वही गोल्डन लाइन। उमेश में क्या लिखोगे, इंटेलिजेंट, अवेयरनेस, ईगर टू नो, क्यूरियस, काइंडनेस टू नो, हेल्पिंग नेचर। टीचर में क्या लिखोगे, कमांड ओवर द सब्जेक्ट, डीप नॉलेज, हेल्पिंग नेचर, है ना, और क्या, ही थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट फ्यूचर, है ना, ये सारी चीजें। यूज में क्या लिखेंगे, ये कहाँ यूज होता है, तो आंसर है टू मेक गैल्वेनोमीटर डेड बीट। अब इसका हमारा लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप वो देख सकते हैं। ठीक, ये मैं यहाँ नहीं समझा रहा। गैल्वेनोमीटर ये ऐसे 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 कांटा उसका झूलता है, बहुत देर तक झूलता है क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि ये एक बार ऐसे ऐसे जाके रुक जाए, रीडिंग दे दे। ये 100 बार ऐसे ऐसे नाचेगा तो तुम तो तकन रह जाओगे, कब ये रुके और कब मैं रीडिंग लिखूं, ये कितना करंट है। तो इसकी बीट को डेड करने के लिए हम ये फिनोमेना यूज करते हैं एडी करंट का। आई बात समझ। दूसरा, इंडक्शन फर्नेस बनाने के लिए, चीजों को पिघलाने के लिए हम फर्नेस बनाते हैं, उसमें इसको यूज करते हैं। तो मैं ये भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा अभी। डिसएडवांटेज क्या है, एडी करंट से हमेशा हीट पैदा होती है और हमारे लिए एनर्जी का लॉस है, वो लिखा हुआ है। ठीक, और बहुत ज्यादा फ्लक्स इसमें वेस्ट हो जाता है। ठीक, ये भी आप लिख सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। द टीचर ऑफ प्रदीप स्कूल टुक द स्टूडेंट टू द पावर प्लांट फॉर एन एजुकेशनल टूर। प्रदीप के टीचर ने स्कूल के बच्चों को पावर प्लांट घुमाने के लिए एक टूर बनाया, सब बच्चे टूर में चले गए। क्या देखने के लिए, पावर प्लांट, ठीक है, और एजुकेशनल टूर है। ठीक है, द टीचर एक्सप्लेन दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू देयर सिटी। ये किसका क्वेश्चन आ गया, ट्रांसफार्मर चैप्टर 7 का। ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुके अपन वहां, ये क्वेश्चन हो चुका है ना चैप्टर 7 में, यही क्वेश्चन था। टीचर ने क्या बताया बच्चों को, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ट्रांसमिटेड ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस टू देयर सिटी इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट रेज टू ए हाई वोल्टेज। यानी एक शहर से दूसरे शहर तक बिजली अगर भेजनी है तो किस रूप में भेजी जाती है, अल्टरनेटिंग करंट के रूप में, और वोल्टेज को हाई करके ट्रांसमिट किया जाता है एक शहर से दूसरे शहर। यानी जहां पावर प्लांट है वहां से दूसरे शहर अगर बिजली भेजनी है तो पहले क्या करेंगे, करंट को हाई वोल्टेज बनाएंगे, एसी करंट को हाई वोल्टेज करके ट्रांसमिट कर देंगे दूसरे शहर के लिए। ये ट्रांसफार्मर का टॉपिक आप पढ़ चुके हैं। ठीक, एट द रिसीविंग एंड, जहां इस बिजली को रिसीव किया जाएगा सब स्टेशन में, द वोल्टेज इज रिड्यूस टू अप्रोप्रिएट टू ऑपरेट द डिवाइसेस।
यहां से जो हम हाई वोल्टेज करके भेजे हैं वहां उस वोल्टेज को क्या किया जाएगा, जहां रिसीव करेंगे वोल्टेज को कम करेंगे ताकि चीजों को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जा सके। जैसे यहां से 55,000 वोल्ट बना के भेज दिए, तो जो शहर में उसको यूज करेंगे वहां उसको 220 वोल्ट बनाएंगे, तब ना ऑपरेट करेंगे। ठीक। एज ए रिजल्ट द पावर लॉस इज रिड्यूस्ड, जिसके कारण से पावर लॉस में कमी आ जाती है। वोल्टेज हाई करके भेजने से पावर लॉस में कमी आती है। क्यों? हमने बताया था ना ट्रांसफार्मर पढ़ाते पढ़ाते कि भैया दो तरह से ट्रांसमिशन हो सकता है, हाई वोल्टेज करके या हाई करंट। तो हाई वोल्टेज करके क्यों ट्रांसमिशन होता है? इसलिए क्योंकि अगर हाई करंट करके ट्रांसमिट कर देंगे तो करंट से हीट पैदा होती है। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। तो आपने अगर करंट 10 गुना बढ़ाई है तो हीट तो 100 गुना बढ़ जाएगी, I का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में। इसीलिए हमेशा हीट ना बने, इसलिए वोल्टेज को हाई करके भेजा जाता है। क्योंकि करंट जाएगी तो पूरी एनर्जी तो हीट बन के हवा में उड़ जाएगी, वहां पहुंचेगी क्या? इसीलिए हमेशा कैसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है? हाई वोल्टेज पर होता है। ठीक है, समझ गए? एज ए रिजल्ट द पावर लॉस इज रिड्यूस। आगे बोलता है क्वेश्चन, प्रदीप लिसन टू द टीचर एंड आस्क क्वेश्चन अबाउट हाउ द एसी इज कन्वर्टेड टू हायर टू लोअर वोल्टेज। प्रदीप बढ़िया सुनता रहा अपने शिक्षक को, फिर उसने अचानक क्वेश्चन किया कि भैया एसी, क्या लिखा है क्वेश्चन, हाउ एसी इज कन्वर्टेड टू हायर टू लोअर वोल्टेज। एसी को हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पूछ लिया ट्रांसफार्मर से। ठीक, तो आंसर क्या बनाया है इसने? अच्छा, अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं ना। नेम द डिवाइस यूज्ड टू चेंज द अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हायर टू लोअर वैल्यू। तो कौन सा डिवाइस है जो एसी के हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज करता है? ट्रांसफार्मर। आगे, स्टेट कॉसेस फॉर पावर डिसिपेशन इन दिस डिवाइस। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है स्टेट द कॉसेस फॉर पावर डिसिपेशन इन दिस डिवाइस। वो कारण बताओ जिसके कारण से पावर डिसिपेशन करते हैं हम इस डिवाइस में। इसका आंसर क्या बना है? द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी इन द ट्रांसफार्मर इज लॉस ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट इन इट्स कोर। एनर्जी इज ऑल्सो लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पावर डिसिपेशन का मतलब होता है एनर्जी लॉस। क्या होता है? स्टेट कॉसेस, वो कारण बताओ जिसके कारण से ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस होता है। ये क्वेश्चन का मतलब है। पावर डिसिपेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी लॉस। तो कौन कौन से कारण है? फ्लक्स लॉस, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, साउंड लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। इसका आंसर भी ठीक है। ठीक है, अगला सवाल, राइट टू वैल्यूज ईच शोन बाय द टीचर एंड प्रदीप। गोल्डन लाइन वही चिपकाना है। दो कारण बताओ, दो गुण बताओ। तो प्रदीप साइंटिफिक टेम्परामेंट, ईगर टू नो थिंग्स, हाँ वो सारी चीजें। टीचर कमांड ओवर द सब्जेक्ट, हेल्पिंग नेचर। हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ए टीचर वॉज टीचिंग द लॉ ऑफ लेंज इन हिज फिजिक्स क्लास। एक टीचर अपनी क्लास में लेंज का नियम समझा रहे थे, लेंजस लॉ। ठीक। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट, उसने बच्चों को बोला, लेंजस लॉ टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है ये कौन बताता है? लेंजस लॉ बताता है। ठीक, यानी जो करंट पैदा होता है अपोज करने के चक्कर में, है ना, उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। उसकी दिशा कौन बताता है? लेंजस लॉ। ये बच्चों को समझा रहे थे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब थोड़ा सा रूल समझो। इस रूल के अनुसार द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स यानी ईएमएफ इज ऑलवेज अपोज टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट कॉज इट। यानी कॉइल में ईएमएफ की दिशा वो होगी जो जिसके कारण से उस कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है उस कारण को अपोज करने के लिए चाहिए होगी। यानी ईएमएफ या करंट किधर प्रोड्यूस होगा, किधर होगी उसकी डायरेक्शन? आंसर ऐसी दिशा होगी जिससे फ्लक्स चेंज होने के लिए जो जिम्मेदार है, जो कारण है, उस कारण को क्या किया जा सके? अपोज किया जा सके, कारण को। ठीक। दिस मीन्स दैट इफ द इलेक्ट्रिक कैरिंग फोर्स यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी ईएमएफ इज इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन magnetic flux, the direction of EMF will always oppose the increase in magnetic flux and the opposite will always be true. यानी किसी कॉइल में EMF की डायरेक्शन क्या होगी? जिसके कारण से फ्लक्स चेंज होगा उसको अपोज करने के लिए जिधर चाहिए होगी वो EMF की दिशा होगी। आगे बात समझ में आता है। और इसका उल्टा भी पॉसिबल है। अब क्वेश्चन देखते हैं ना। ये लेंजस लॉ का क्वेश्चन है। लेंजस लॉ आपने डिटेल के साथ किया हुआ है। ठीक। पहला सवाल, Does the law of Lenz not follow the law of conservation of energy? ये तो हमने पढ़ा हुआ है डिटेल के साथ। क्या लेंज का नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम के खिलाफ है, उसको फॉलो नहीं करता? आंसर है नो, करता है। आंसर है नो, करता है। इट फॉलोज कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मैग्नेट को मूव करो और इसमें करंट पैदा हो जाए कॉइल में? क्योंकि करंट तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हुई कि नहीं अचानक से?
हो ही ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एनर्जी प्रोड्यूस हो जाए, कंजर्वेशन का नियम तो भंग हो गया। तो इसका रीजन क्या है? आंसर है, आप मैग्नेट को क्या कर रहे हैं? मूव करने में आपकी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी लग रही है, वही मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कॉइल के अंदर। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द मूविंग मैग्नेट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपने से पैदा नहीं हुई है, वो चेंज हुई है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल के रूप में। आई बात समझ में? इस तरह से लेंज का नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता, उसके अंतर्गत काम करता है। समझ आई बात? आंसर इसका पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? यस, लेंजस लॉ फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक ठीक, तो आपने यस लिखना है ना, नो नहीं लिखना है। मैं नो किस पर्सपेक्टिव से बोल रहा था? कि हाँ भैया वो फॉलो करता है। नो क्यों बोल रहा था? ये क्वेश्चन गलत है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये कहने का मतलब था। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? यस, लेंजस लॉ ऑलवेज फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ठीक है, और रूल्स मैंने बता दिया। ओके, सेकंड क्या है? बाय विच अदर लॉ वन कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो क्या खाली लेंजस लॉ ही इकलौता नियम है जिससे कॉइल में पैदा होने वाले इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता की जा सकती है? आंसर है नहीं। हमारे पास फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल है, ये वाला राइट हैंड कर्ल रूल, इससे भी तो हम पता कर लेते हैं। तो अल्टरनेट ऑप्शन क्या है लेंजस लॉ का? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, जिससे इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पता की जा सकती है। थर्ड क्वेश्चन, हाउ इज द लॉ ऑफ लेंज यूजफुल इन डेली लाइफ? हमारी डेली लाइफ में लेंज का नियम किस तरह से उपयोगी है? तो आंसर बनाया इन्होंने, लेंजस लॉ शो दैट जस्ट बिकम ऑफ नेगेटिव consequences ऑफ वर्क वी शुड नॉट स्टॉप डूइंग वर्क। ठीक है, ये सब फालतू के क्वेश्चन, फालतू के जवाब हैं। वर्क डन इन मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और टेकिंग इट अवे फ्रॉम द कॉइल गेट्स स्टोर्ड इन द कॉइल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हेन मैग्नेट कम्स टू रेस्ट, इंड्यूस्ड करंट आल्सो बिकम जीरो। दिस शोज द कंटिन्यूअस एफर्ट्स इज नेसेसरी टू कंप्लीट एनी टास्क। आप अपने शब्दों में कोई ना कोई आर्गुमेंट दे सकते हैं, मैं ये नहीं समझाऊंगा। यानी वो ये पूछ रहा है कि डेली आपको डेली लाइफ से कोई एग्जांपल देना है जहां लेंज का नियम आपको हेल्प करता हो। तो ऐसा कौन सा उदाहरण दे सकते हो? मैं एक उदाहरण समझा दे रहा हूँ, वो जो लिखा है आंसर ठीक है, आप ऐसा भी रट्टा मार के लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। ये समझाना चाह रहा है, देखो लेंजस लॉ में अपन स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं क्लासेस लेने के लिए, डेली काहे जाते हो जी? एक दिन आ गए, कल से नहीं आना। काहे आते हो डेली डेली? बताओ ना, डेली क्यों आते हो? है एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, सब चीजें आप नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ाई धीरे धीरे होती है। तो किसी काम को खत्म करने के लिए कंटिन्यूअस आपको लगा होना पड़ता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो यही ये बात समझाना चाह रहा है कि अगर आप निरंतर कंटिन्यूअसली प्रयास कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका सिलेबस एक दिन खत्म हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? तो इसमें लेंजस लॉ कहाँ गया? कैसे कनेक्ट हो गया लेंजस लॉ इसमें? लेंजस लॉ क्या बताता है? जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा हो जाएगा। तो ज्ञान की ज्योति अगर जगानी है तो आपको डेली फ्लक्स के साथ भिड़ना है, यानी डेली यहाँ के हमारे लेक्चर सुनने हैं। हमारे मुंह से निकलने वाले जो लेक्चर्स हैं वो फ्लक्स हैं, और आपके कान में जाके वो चेंज होंगे, तो आपके दिमाग में ईएमएफ पैदा होगा। आ रही बात समझ में? तो डेली आपको लेक्चर सुनना है ना, तब आपके दिमाग में ईएमएफ पैदा होगा। तो आप कब कोई एग्जांपल इससे रिलेटेड कोट कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैंने कहा वो लिखना है, जो इसमें लिखा है वो लिखना है, तो मैं आपके लिए छोड़ूंगा। आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का, द टीचर ऑफ, कल ले आना आप है? चलो डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन खत्म कर लें पहले ना। द टीचर ऑफ संजय स्कूल टुक द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th टू एनटीपीसी कोरबा फॉर एन एजुकेशनल टूर। एनटीपीसी क्या है मालूम है? वो भी पावर स्टेशन है, पावर हाउस है, पावर प्लांट है एनटीपीसी कोरबा में, जहां से बिजली आती भैया हमारे घर में। ठीक, तो संजय के टीचर ने फिर वही टूर बनाया बच्चों का, 12वीं की कक्षा की बच्चों का एनटीपीसी घुमाने के लिए। एजुकेशनल टूर है, देखना। प्रेजेंटली पावर जनरेशन फ्रॉम कोल एंड गैस इज डन बाय एनटीपीसी लिमिटेड विथ एन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 43,128 मेगावाट। यानी एनटीपीसी में बिजली कैसे पैदा हो रही है? किस मेथड से? कोयला और गैस से। इसलिए वो कौन सा पावर प्लांट है? थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट।
कोयला जला के पानी गर्म करते हैं, पानी से भाप बनता है, उस भाप को गिराते हैं टरबाइन पर, टरबाइन घूमता है, बिजली बनती है। कहां से बनी? डैम बना के पानी गिरा के टरबाइन चला लिए, कि कोयला जला के पानी गर्म कर भाप बना के भाप से टरबाइन चला लिए, भाप से, इसलिए उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ठीक है, कोयला से बनता है, कोयला से चलता है। कितने मेगावाट की बिजली उत्पन्न करता है? 43,128 मेगावाट। छोड़ दो, ये हमारे काम की चीज नहीं है अभी। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड इज द लार्जेस्ट कंपनी इन द कंट्री। एनटीपीसी वाकई में बहुत बड़ा, नवरत्न में आता है उसकी गिनती, भारत के नवरत्न में आता है। ठीक, और वहां जॉब लगना बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है। Seeing the device, संजय asked to his teacher about the device. संजय ने वहां एक मशीन देख लिया, डिवाइस देख लिया, पावर प्लांट का होगा कोई डिवाइस। कौन सा डिवाइस होता है पावर स्टेशन में, पावर प्लांट में, जिसमें बिजली पैदा की जाती है? जनरेटर। तो जनरेटर देखा होगा और अपने टीचर से सवाल पूछता है। ठीक, यानी उस डिवाइस के बारे में पूछता है। द टीचर सेड दैट एन अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, लो जनरेटर का नाम भी यूज कर लिया। द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, यानी टीचर ने उसको बताया कि एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है? अल्टरनेटिंग करंट में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। संजय लिसन केयरफुली टू द टीचर, संजय बड़े ध्यान से अपने शिक्षक को सुनता है। एंड आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, और उसने जनरेटर के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। पहला सवाल, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द जनरेटर वर्क? जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, डिटेल के साथ आप पढ़ चुके हैं। दूसरा सवाल, राइट द नेम्स ऑफ मेन पार्ट्स ऑफ अल्टरनेटिंग जनरेटर, जनरेटर के कोई मेन पार्ट्स के नाम बताइए। रोटर कॉइल, याद है घूमने वाला, स्टेशनरी सर्किट, कार्बन ब्रशेस, स्लिप रिंग्स, ठीक है, और उधर आर्मेचर वगैरह बता सकते हो, ऊपर जिससे घूमता है वो। तो इसमें क्या क्या लिखा है? आर्मेचर, मैग्नेट्स, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस, बन जाएगा। कोई भी दो चार नाम लिख देना चलेगा। मेंशन टू वैल्यू डिस्प्ले बाय संजय एंड हिज टीचर, गोल्डन लाइन। संजय और टीचर के अंदर आपको कौन से गुण नजर आ रहे हैं? ईगर टू नो थिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, हेल्पिंग नेचर, और टीचर के लिए कमांड ओवर द सब्जेक्ट, डीप नॉलेज, कंसर्न अबाउट द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट, ही थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। ये अभी हमने सिर्फ परीक्षा सार से डिस्कस किया, आप परीक्षा बोर्ड से भी इसके क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के। हो गया जी? ठीक है।